हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। बीकॉम पार्ट 3 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 4 है। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी क्या होती है आज के चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और इसका जो बैलेंस शीट बनती है वो किस शेड्यूल में बनती है, किस फॉर्मेट में बनती है, किस तरीके से बनती है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इन सब का आज के लेक्चर में प्रॉपर डिस्कशन होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग से। फाइनल अकाउंट होता क्या है? फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनल अकाउंट होता है, तो वो मेन दो बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली है बैलेंस शीट और दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर सेक्शन 129 कंपनी एक्ट 2013। ये दो बातें कही गई हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनीज। दे शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 एंड शैल बी इन फॉर्म ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। देखिए, जो हमारी कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 129 है, इसके थ्रू वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी या कंपनी का की स्थिति विवरण यानी फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है उसका क्लियर यानी सही और जो क्लियर दृष्टिकोण होता है, उचित दृष्टिकोण होता है, उसमें वो उसको प्रेजेंट करता है। और धारा 133 सेक्शन 133 में अधिसूचित लेखांकन प्रमाणों का पालन करेंगे तथा अधिनियम की अनुसूची 3 के निर्धारित प्रारूप में होंगे। यानी जो भी बैलेंस शीट हमारी बनेगी वो हमारा शेड्यूल 3 में बनेगा। सेक्शन 133 के शेड्यूल 3 में हमारी बैलेंस शीट बनेगी या प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। जो भी कुछ होगा वो इस एक्ट में और इस शेड्यूल में बनेगा। अब बात करते हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट मे बी डिफाइंड एज ए फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इन एन इंटेंजिबल मैनर। देखिए, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इसके जो भी औपचारिकताएं होंगी, उसके तथ्य और संबंध, जो भी इसके फैक्ट्स होंगे और जो भी इसके विवरण होंगे, उसके बेसिस पे ये बनाया जाता है, जिसमें टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का जो भी फेयर वैल्यू होती है और एक पर्टिकुलर डेट जो भी होती है उसके पश्चात उसको दिखाया जाता है। शोन द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ओन्ड एंड the total amount of liability owned by a business on a particular date at the end of the particular period, so that the net worth of the business may be as certain. It is also known as the statement of asset and liability and net worth. देखिए, बैलेंस शीट को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बैलेंस शीट एक बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन को बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो किसको देख के लगाते हैं? बैलेंस शीट को देख के लगाते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो अगर इसको कहें हम, अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो जो भी रियल फैक्ट्स होंगे, जो भी इसके संबंध होंगे, उन सबका औपचारिक और लॉजिकल रूप में इसका प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का फेयर वैल्यू जो उस पर्टिकुलर डेट तक डिटरमाइन होती है उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हुई है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और कितने हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं, इन सब का रिकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हम करते हैं, इस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को लगाते हैं। जब हमारी रेवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से अधिक होते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है? लॉस होता है। और अगर हमारे एक्सपेंसेस इनकम से कम है तो हमारे बिजनेस में क्या होता है? नेट लॉस होता है। तो यहाँ पे कहने का सीधा सा मतलब है, अगर हमारा जो क्रेडिट साइड है यानी रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर ज़्यादा हुआ, प्लस हुआ और एक्सपेंसेस हमारे कम हुए, तो हमारा जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट होगा। और अगर एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू हमारी कम है तो बिज़नेस में आएगा नेट लॉस। तो ये सिचुएशन बनती है और बिजनेस की जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली सिचुएशन जानने के लिए ही ये अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट जानने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी एक्ट 2013 और फाइनल अकाउंट है क्या।
कंपनी एक्ट 2013 और फाइनल अकाउंट में जो कुछ बातें कही गई हैं वो शेड्यूल थर्ड के लिए कही गई हैं। कंपनी एक्ट 2013 हैज़ गिवन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द शेड्यूल थर्ड। सम इंपॉर्टेंट फीचर आर एज फॉलो। देखिए कंपनी एक्ट 2013 जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बना हुआ है जिसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही शेड्यूल थर्ड में बने गए हैं। पैरा 1, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये बने हुए हैं। जिसमें पहला है दिस शेड्यूल इज अप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनी एक्सेप्ट दोज फॉर विच separate formats have been prescribed in specific act from the financial year 2014 और 15। देखिए जो हमारी कंपनी बनी हुई है, जो भी कंपनी एक्ट हमारा, वो हर तरह की जितनी भी कंपनीज होती हैं ये शेड्यूल थर्ड सबके लिए, सभी कंपनियों के लिए समान रूप से लागू होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो उनका अपना खुद का सेपरेट फॉर्मेट है तो वो अपना उस फॉर्मेट में बनाती हैं और ये जो रूल हमारा लागू हुआ है शेड्यूल थर्ड वाला 2014-15 फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से अप्लीकेबल हुआ है। दूसरा पॉइंट है इसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट हैज़ बीन डिलीटेड, ओनली वर्टिकल फॉर्मेट एज गिवन इज रिवर्स्ड इन रिवर्स शेड्यूल पार्ट 1 इज़ टू बी यूज्ड ऑनवर्ड। देखिए पहले हम बैलेंस शीट, आज भी हम जब पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब आपने पहले पढ़ी होगी तो वो कुछ इस शेप में बनती थी बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट बोलते थे। तो ये जो फॉर्मेट होता था उस फॉर्मेट को कंपनी एक्ट में डिलीट कर दिया गया है क्योंकि ये हमारा क्षैतिज रूप था, इसको हटा दिया गया है। अब जो हमारा एक्ट में बैलेंस शीट बनती है वो इस फॉर्मेट में बनेगी। तो ये है हमारा शेड्यूल। अभी आगे हम आपको इसका फॉर्मेट भी दिखाएंगे और इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन से एसेट हम आते हैं, लायबिलिटीज़ को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ये डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो ये है। और पॉइंट नंबर 3 है फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 2 विच वॉज नॉट एट प्रिस्क्राइब्ड इन ओरिजिनल शेड्यूल VI। देखिए जो हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस है ये अनुसूची 3 के भाग 2 में लाभ हानि विवरण का प्रारूप निर्धारित किया गया है और ये पुरानी जो हमारी पहले की अनुसूची थी उसका कोई प्रारूप नहीं दिया गया। इसके पहले जो भी थी उसमें कोई ऐसा हमारा कुछ था ही नहीं, कोई प्रारूप नहीं था, कोई फॉर्मेट नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट में पार्ट 3 इंटरप्रिटेशन क्लास एंड पार्ट 4 बैलेंस शीट एब्स्ट्रैक्ट ETC ऑफ ओरिजिनल शेड्यूल VI हैज़ बीन स्क्रैप्ड रिमूव। इनको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। द कंटेंट ऑफ शेड्यूल थर्ड आर एज अंडर। देखिए थर्ड जो हमारा शेड्यूल है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ओनली वर्टिकल एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट पार्ट 1। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी नई बैलेंस शीट में बनेंगी। तो नई बैलेंस शीट के हिसाब से आइए देख लेते हैं। ये है नई बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है शेड्यूल थर्ड पार्ट 1। यही फॉर्मेट हमें अपनी बैलेंस शीट को बनाने के लिए करना है। अगर इस फॉर्मेट से हट के हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो हमारा जो बैलेंस शीट होगा वो गलत होगा। तो ये फॉर्मेट है हमारी बैलेंस शीट का। तो इस बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नाम बैलेंस शीट का, नेम ऑफ कंपनीज इसके नीचे होगा कौन सी कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं और जो बैलेंस शीट बन रही है वो किस ईयर के लिए बन रही है, जैसे 31 मार्च 2020। तो ये चीज़ें हम लिखेंगे। और ये जो फॉर्मेट है उसका फर्स्ट जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर होता है, सेकंड कॉलम में नोट नंबर आता है, थर्ड कॉलम में फिगर एज एट इन द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जो करंट ईयर चल रहा है उसका है, और ये प्रीवियस ईयर का जो होता है इसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। ये सारी बातें हैं जो हम अपने हेड में लिखते हैं। और इंटरनल पार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो हमारा मेन हेड होता है। इस हेड में पहला है शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब होता है, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कि जहाँ से हमें पैसे मिल रहे हों, जिन लोगों से पैसे मिल रहे हैं, जिन शेयर होल्डर से पैसे मिले हुए हैं, तो वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, वो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक शेयर कैपिटल हो सकता है, एक रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है, एक होता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनसे हमें पैसे मिलते हैं और ये हमारे शेयर होल्डर फंड टॉपिक में जाते हैं। अब शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है, शेयर कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जैसे इशू अथराइज कैपिटल इसमें हमारी आएगी, इशूड कैपिटल आएगी, सब्सक्राइब कैपिटल आएगी, पेड अप कैपिटल आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी शेयर कैपिटल में आएगी। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस में जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो प्रीमियम पे इशू करते हैं, वो जो पैसा होता है वो हमारा क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस टॉपिक में आता है। इसके अलावा अगर हम
रिडम्पशन करते हैं, पूंजी शोधन संपत्ति होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ऋण पत्र शोधन संचित है, पुनर्मूल्यांकन संचित है, अंश विकल्प अदत्त खाता। तो ये सब जो चीज़ें होंगी वो सब हमारी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएंगी। बात करते हैं अपना पॉइंट नंबर सी है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी का मतलब होता है कि अंश वारंट सामान्यतः प्रवर्तकों और अन्य व्यक्तियों को इस आशय से निर्मित किए जाते हैं कि एक निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि पर वारंटों को परिवर्तित करके उन्हें अंशों का निर्गमन किया जा सके। अंश वारंट अंश पूंजी की तरह ही होते हैं, अतः इन्हें कंपनी की विनियोजित पूंजी में शामिल किया जाता है। तथापि अंश वारंट पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि चिट्ठे की तिथि यानी बैलेंस शीट की जो डेट होती है तक उनको अंशों में परिवर्तित नहीं किया जाता है। तो ये हमारे शेयर वारंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब है यदि कंपनी ने प्रार्थना पत्र राशि प्राप्त कर ली है, एप्लीकेशन मिल गई है, लेकिन जो बैलेंस शीट है उस तक हमने पूरी तरीके से अभी अलॉटमेंट नहीं किया है, तो इस प्रकार का जो हमें एप्लीकेशन मिला हुआ है वो बिज़नेस के लिए क्या होगा, एक लायबिलिटी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पैसा तो हमें मिला हुआ है लेकिन अभी तक हमने उसका पूरा अलॉटमेंट नहीं किया हुआ है, तो ये उसमें आता है जो भी हमारी मनी रिसीव होती है। पॉइंट नंबर 3 है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है फिक्स्ड लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म चलती है। इसमें पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने पॉइंट नंबर 3 यानी लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में इन सबको रिकॉर्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसमें है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इन सब का रिकॉर्डिंग हम अपनी पॉइंट नंबर 4 में करेंगे। देखिए इसका एक और इन दोनों में एक डिफरेंस भी है और दोनों को हम कैसे पहचानेंगे ये भी समझ लीजिए। लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लायबिलिटी जो होंगी जिनका पेमेंट हम 1 साल के बाद करेंगे वो सब हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगी, और जिनका पेमेंट हम विथिन पीरियड यानी विथिन फाइनेंशियल ईयर 1 साल के अंदर 12 महीने का जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा उसके अंदर जो हम पेमेंट करेंगे वो सारी हमारी करंट लायबिलिटी आएंगी, जिनका हम 12 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे। तो ये जो हमारा पार्ट था, पहला पार्ट है, इसको बोला जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसका टोटल यहाँ पे कर देंगे। और आपको पता है बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों बराबर होता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की जो है एसेट। एसेट्स में हम किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब होता है जो बिज़नेस में कंटिन्यू साल दर साल मतलब ईयर वाइज चलती रहती हैं, वो हमारी करेंट एसेट कहलाती हैं। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, तो ये सब क्या है, जल्दी ख़राब नहीं होते और ये चलते रहते हैं, बिज़नेस हमारा चलता रहता है, इसलिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मशीनरी है, लीज जो हमने लीज पे रखा, तो ये सारी चीज़ें हमारी टेंजिबल और फिक्स एसेट्स में आती हैं। इसमें पहला है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट बिजनेस की जो दिख रही है, जैसे कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गई, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सब क्या है आपकी टेंजिबल एसेट्स में आएगा। दूसरा है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब होता है वो बिजनेस की एसेट तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही कि इसका क्या मतलब हुआ, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है। सबसे पहले है गुडविल, दूसरा है ब्रांड जो हमारे ब्रांड का नाम है, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, या हमारा जो भी चीज़ें हम पब्लिश कर रहे हैं उसका मेन हेडिंग, तो ये सब क्या है हमारी इंटेंजिबल एसेट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कुछ ऐसी पूंजी है जो हमारी काम में लगी हुई है, मतलब उससे अभी कुछ काम चल रहा है हमारा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल लगी है लेकिन वो काम अभी चल रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एसेट है जो दिख रही है लेकिन वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई हैं। इसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने पैसा मार्केट में लगा रखा है लेकिन जिसका 1 साल के पहले 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए हमने पैसा मार्केट में लगाया हुआ है और उसके रिटर्न होने के चांसेस अभी कम है, क्योंकि हमने उसके, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है 5 साल चलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स ऐसी एसेट होती है जिसका मतलब होता है स्थगित कर, यानी डिफर्ड टैक्स एसेट उस समय बनाया जाता है जब
जो हमारा अकाउंटिंग है उस पर आयकर योग्य आय से कम होती है, यानी जो इनकम टैक्स होता है वो जो हमारी आय होती है इनकम से होती है तो उससे कम होता है, तो हमारे लिए डिफर्ड टैक्स एसेट हो जाता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, लॉन्ग टर्म लोन हमने बहुत बड़ा लोन ले रखा है या लोन दे रखा है किसी को और एडवांसेस दे रखे हैं, तो ये सब क्या होंगे, हमारे एसेट हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बिजनेस ट्रेड पेबल हो जाएगा या बिजनेस बिल्स रिसीवेबल लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये सारे क्या होंगे, नॉन करंट एसेट हो जाएंगे। करंट एसेट की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका पेमेंट हम 1 साल के अंदर ले सकते हैं। इन्वेंट्रीज, ऐसी इन्वेंट्रीज हैं जो लगातार सेल हो रही हैं। सपोज करिए कि बिजनेस हमारा किस चीज़ का है, पार्ले बिस्किट का है। पार्ले बिस्किट हमारा खटाखट बिकता है, तो क्या इन्वेंट्री है बिजनेस के लिए, उसको हम इन्वेंट्री में ट्रीट करेंगे, स्टॉक में ट्रीट करेंगे और वो फटाफट सर्कुलेट होता रहता है और बिकता रहता है। ये हमारी इन्वेंट्री होगी। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल एक ऐसा बिजनेस का रिसीवेबल होता है जिसमें हम जो है उधार में सामान बेचते हैं और जिसके बिजनेस टू बिजनेस होता है। और बिजनेस में आपको पता है कि कस्टमर को जब हम पैसा देंगे तो वहाँ पे पैसे हमारे फंसने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब बिजनेस टू बिजनेस डील होती है तो वहाँ पे पैसे रुकने की संभावना कम रहती है, तो वो हमारा 1 साल के अंदर रिसीव हो जाता है, इसलिए उसे हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। कैश कैश इक्विवेलेंट, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पैसे होते हैं जो हम अपने बैंक में रखते हैं, कुछ हम अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो इक्विवेलेंट होती हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, हमने बैंक का एक ड्राफ्ट है हमारे पास, या हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है जिसको हम जब भी ज़रूरत होगी उसमें कैश में कन्वर्जन कर लेंगे, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, हमने कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है, एडवांसेस दे रखा है जिसके मिलने की संभावना बहुत जल्दी है। एंड अदर करंट एसेट, और भी बहुत सारी एसेट हो सकती हैं जो इस पर्टिकुलर में टॉपिक में आ जाएंगे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, इनमें विनियोगों पर अर्जित ब्याज, इन्वेस्टमेंट पे जो हमारा रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और लास्ट टॉपिक है हम आज की वीडियो का, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है आपका शेड्यूल 3 और ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में बनता है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसका हेड जो है वो है नेम ऑफ कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिस और कितने रुपए से है ये बनाना पड़ेगा। इसमें भी आपके जो कॉलम्स हैं, पहला कॉलम है पर्टिकुलर का, नोट नंबर है, फिगर फॉर करंट ईयर, फिगर फॉर प्रीवियस ईयर, ये लिखना पड़ेगा। और इसके जो टॉपिक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें अदर इनकम हम जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी टोटल रेवेन्यू आ जाएगा जनरेट होकर। उसमें एक्सपेंसेस हमने क्या क्या चीज़ें माइनस की हैं, अब जो हम पहले बनाते थे अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसका जो शेड्यूल था वो कुछ इस तरीके से बनता था। वो टी शेप में बनता था। इधर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते थे और यहाँ पे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे और रेवेन्यू का टोटल करते थे और इस रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, तो यहाँ आपका नेट प्रॉफिट आया करता था। यहाँ पे जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा वर्टिकल हो गया है। वर्टिकल मतलब एक ही लाइन में हो गया है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमें कितने पैसे मिले हैं और भी अगर कोई इनकम है तो वो कितनी है, और एक्सपेंसेस जिनमें से है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इन सब को करेंगे। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं। पहला है एक्सेप्शनल आइटम, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले नहीं थी, यहाँ पे आई हैं एक्सेप्शन में, उनको हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये पे हम माइनस कर देंगे यहाँ से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी हमारे आ जाएंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये सब एक दूसरे से माइनस होते हुए आ रहे हैं। टैक्सेस करंट ईयर और डिफर्ड टैक्सेस, इन सबको भी हम माइनस करेंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है स्टेप वाइज अगर आप माइनस करते हुए चले आएंगे तो लास्ट में आपको आएगा अर्निंग, यानी टोटल प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट जो होगा वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। और अर्निंग पर इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर है तो हमें कितनी अर्निंग्स होगी, उन सब पे रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर मेरा बेस्ट था बीकॉम पार्ट 3 के लिए, और ये चैप्टर मेरा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी का फाइनल अकाउंट। हम अपने लेक्चर में कुछ और इसके बारे में अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो हम और डिस्कस करेंगे।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।